हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको सभी विषय का पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का विषय इतिहास, जिसका चैप्टर नंबर 1 नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके सभी हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन में पढ़ के बताऊंगा। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स तो आप बना सकते हैं। हर एक चीज़ में इंडिकेट करूंगा, हर चीज़ का मतलब। साथ ही एमसीक्यू अंडरलाइन करवाते हुए चलूंगा, तो जो लड़के एमसीक्यू को लेकर परेशान रहते हैं वो यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पे कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे लेसन 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसी पार्ट का एमसीक्यू लगभग 50 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका प्लेलिस्ट अलग होगा और इसका प्लेलिस्ट अलग होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और आपको जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा दूं या आप लोग खुद कर लेंगे, ये हमको कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का भी, क्योंकि सारी जानकारी मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करते हुए चलता हूं। आइए आज के पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। और हर एक शब्द का मतलब क्या है, कैसे है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 है, ठीक है, एक दिन में टोटल कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कैसे भी करके हम पढ़ा दें ये में हमसे नहीं होगा। हम हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करते हुए चलते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, जिस तरह मैथ मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं, मैथ जिस तरह चलता है उसी तरह चलते रहेगा, ये साइड से चलेगा, ठीक है। तो पहला बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सभी विषय लगभग, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब, पहले जो आपकी किताब में ये लाइन दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ठीक है। किसका? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का। कौन सी जागृति? राजनीतिक। मतलब राजनीतिक का मतलब वहाँ पे जो सरकार है उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित जागृति, ठीक है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता वाहक बनती है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, एक लाइन भी अगर आप ध्यान इधर उधर करेंगे तो आपको समझने में मिस्टेक होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विशेष लिखा हुआ है, ये विशेष लिखा हुआ है। जैसे राष्ट्रवाद का अगर कोई परिभाषा पूछे एक लाइन में बताने के लिए तो बोलिएगा कि राष्ट्र के प्रति भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो वो कौन सा राष्ट्र का बात यहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है यूरोप। उसी तरह मान लीजिए जैसे भारत का बात हो तो आ जाएगा चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद। अमेरिका में हो तो अमेरिका में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? तो ये एक विशेष भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब अपने एरिया में, सांस्कृतिक, समझ ही रहे हैं, अपनी संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मतलब ओवरऑल अगर हमको कहा जाए कि क्या राष्ट्रवाद एकता का सूचक है तो हाँ, सूचक है। तो किस में सूचक है? तो जनता में ये एकता की भावना को प्रकट करता है। तो कैसी एकता? तो एक साथ रहने वाला और राजनीतिक जागृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। नीचे वाले लाइन में लिखा गया है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हो चुका था, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण का काल, पुनः का मतलब फिर से और जागरण का मतलब होता है जागृत होना। तो फिर से जब जागरण हो रहा था, वो जागरण वो जो मंदिर में होता है वो जागरण नहीं, जागरण का मतलब यहाँ पे जो जनता जागना चाहती थी और अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना चाहती थी।
परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो यहाँ पे 1789 1789, ठीक है। यहाँ पे MCQ एक लाइन में बन गया, ठीक है। सेकेंड लाइन में है कि 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई, ठीक। कौन? फ्रांसीसी क्रांति का बात हो रहा है अभी यहाँ पे। इसी कारण भी यथेष्ट और परिणाम भी युगांतर रहे, मतलब इसी का परिणाम था कि जो बाकी देश के लोग थे वो सोचने लगे कि जब वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। इसी का परिणाम था कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, इटली में एकीकरण, ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें हुई और तमाम ऐसे नेता उभरे जिन्होंने अपने देश की भलाई के लिए बहुत ऐसे कार्य किए और उनका नाम आज अमर रहा। आइए सेकेंड लाइन में हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। देखिए वही चीज़ आ गया कि फ्रांस की क्रांति का ही देन था कि अलग अलग देशों में वहाँ भी क्रांति होना शुरू हो गया। नेपोलियन के आक्रमण ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पे आप उनका चित्र देखिए कैसे थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है चाहते हैं तो आप जाइए गूगल पे और आराम से वहाँ पे विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। कौन? नेपोलियन, इनका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आराम से किताब खोल के बैठिएगा, हम पहले ही बोले हैं, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवा रहे हैं विशेषकर MCQ वाला लाइन उसको करते हुए चलिएगा, ठीक है। जहाँ अंडरलाइन करना है हम बताएंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति में अभिजात वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़क और सर्वसाधारण का वस्तु बना दिया। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जो लाल कलम से हम कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। आगे है, ठीक है। इसका कहने का मतलब था इस लाइन का कि फ्रांसीसी क्रांति केवल देश तक ही नहीं, अखबार, सड़क और सर्वसाधारण, मतलब पूरे जन जन तक पहुंचा दिया। माध्यम अखबार, सड़क पे लोग उतर आए, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिए उसको, ठीक। आगे है कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा, यहाँ पे हम इंक कलर चेंज कर लेते हैं, संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों के भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। किसने? नेपोलियन ने। क्या किया? तो जर्मनी और इटली, इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, जिसमें गैरीबोल्डी भी आएंगे, मैजनी भी आएंगे, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या किए कि भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर, मतलब केवल अपने देश तक ही सीमित न रख के उसको एक वास्तविक रूपरेखा प्रदान किए, मतलब एक अलग पहचान बना दिए, ठीक है, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भाई जैसे मान लीजिए अगर भारत है, भारत में कोई परेशान करे तो अलग अलग देशों का दबाव पड़ेगा कि तुम भारत को क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पता ही है आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसी समय भारत क्यों आज़ाद हुआ। जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो एक दो कारण पता करके हमको कमेंट में बताइएगा कि भारत को 1947 में ही अंग्रेजों ने क्यों आज़ाद किया। हम एक हिंट दे रहे हैं क्योंकि उस समय कुछ ऐसी विश्व शक्ति भी उभरी थी जिनका दबाव अंग्रेजों पर था। इससे संबंधित आप लोग थोड़ा पता करके हमको बताइए। देख रहे हैं कि आप लोग कितना इधर उधर दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। होमवर्क आपका क्या हो गया कि 1947 में ही भारत को क्यों आज़ाद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आइए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई थी। यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग कि ऑस्ट्रिया की राजधानी के बारे में है। यहाँ पे इन कलर चेंज कर रहे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन थी? वियना, ठीक। 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसकी व्यवस्था को स्थापित करना था, ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट, पूरा नाम पूछ देता है बोनापार्ट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये उस समय का मानचित्र है, यानी मैप आप लोग जानते ही हैं। इसको देखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक, क्योंकि ये कभी पूछता नहीं है ना कभी पूछेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला लाइन। यहाँ पे हम ब्लू कलर कर दे रहे हैं। कलर देखिए, जहाँ लाल कलर से हम अंडरलाइन किए वो आपको अपने किताब में कर लेना है,
पेंसिल से, कलम से, जिससे भी आप करते हैं, या हाइलाइटर से। लेकिन ब्लू कलर वाला जो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि हम किस लाइन पे पढ़ रहे हैं। चलिए, सन 1885 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ठीक, यहाँ पे अब हम कलर चेंज करके इसी को लाल से कर रहे हैं, ताकि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1885 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, सॉरी 1815 में, गलत पढ़ रहे थे। कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन, जिसका मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब जो जनता के खिलाफ सोचता हो, जनता को शोषण करता हो, जनता को परेशान करता हो, मतलब जो अच्छी नीतियां हैं उसके विपरीत ये डिसीजन लेता हो। इस सम्मेलन में, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। ठीक है, सबसे शानदार जानदार लाइन है ये, नोट कर लीजिएगा। अगर आप हर एक चीज को अच्छे से यहाँ पे सुन केवल लेंगे ना, मोबाइल का रख के आराम से 1.2 पे या 1.5 पे, जहाँ पे भी आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो आपको ये कहानी के तौर पे याद हो जाएगा, और आपको किताब पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। आइए, तीसरा जो पेज है, पेज नंबर 3, यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये वाला लाइन जो है कि जैसे ही नेपोलियन ने युद्ध को समाप्त किया, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति का देन था, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन फ्रांस का देन था? तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र है उसी को वो अपने शब्दों में कहता था। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करके मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक है, पुरातन व्यवस्था का फिर से स्थापना करना किसका उद्देश्य था? तो मेटरनिख का उद्देश्य था। ठीक, आते हैं नीचे वाले लाइन में। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वियना सम्मेलन के माध्यम से किसके युग का अंत हुआ, तो नेपोलियन के युग का अंत हुआ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नेपोलियन के युग का अंत किस सम्मेलन के माध्यम से हुआ, तो यही वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन के युग का अंत हुआ। अब आते हैं नीचे वाले, इटली पर अपना प्रभाव, चेंज कर लें, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित किया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फेडरनिक को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे? तो फर्डिनेंड थे। कौन? बुर्बो एक वंश था, जिस तरह भारत में सूर्य वंश, चंद्र वंश ऐसे थे, उसी तरह वहाँ पे भी कुछ वंश थे। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम लोग कि रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। पोप किसे कहते हैं? तो जो चर्च वाले होते हैं, चर्च, वो उन्हीं के अंतर्गत पोप आते हैं। जैसे हम लोगों के मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी तरह चर्च में पोप होते हैं। लैम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैबर्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। कौन राजवंश? तो वही बुर्बो राजवंश। ठीक, नेक्स्ट लाइन में है, जिनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी के 29 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना न जगे। जहाँ तक हो सके संभव किए उन लोगों ने कि जो लोग हैं उनमें, कहाँ के लोग? जर्मनी के लोग, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जन्म न ले। क्यों भाई? क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले ली तो फिर ये जो वंश वाला सिस्टम है, वंश वाला, ये खत्म होके लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। और लोकतंत्र क्या है? तो जनता के माध्यम से किया गया शासन लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। मतलब लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, सरकार बनाएगी, जिस तरह भारत में है। ओके, इसीलिए वहाँ के जो राजवंश थे, कोई जो भी राजवंश थे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगे और वहाँ के लोग लोकतंत्र का मांग करें। लेकिन कहते हैं कि जो होना होता है वो तो होगा ही। आइए नीचे वाले लाइन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन है कि देखिए, मैं आपका मेहनत भी कम कर दे रहा हूँ।
मेटरनिक ने फ्रांस को भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। ठीक है, मेटरनिक जो थे वो फ्रांस में भी, फ्रांस वहीं पेरिस फ्रांस वाला, फ्रांसीसी क्रांति 171789 याद रखिएगा, हरदम पूछता है, वहाँ भी पुनर्स्थापना की। उसके बाद इस लाइन पे आइए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को, ठीक, लुई 16वां नहीं, लुई 16वां फ्रांस वाले थे और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया था। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के समय में लुई 16वां थे, यहाँ पे लुई 18वां है। अब यहाँ पे सबसे शानदार चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या किए थे कि इनका जो उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में एक कोई चीज़ होता है जो जनता के लिए घोषणा हम लोग करते हैं, जैसे देश में हमारा संविधान है वो बहुत चीज़ बताता है, तो जो जैसे स्कूल में नोटिस आता है तो हम लोग उसको एक घोषणा पत्र बोल सकते हैं, और वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मैनेजमेंट के द्वारा। तो वह उसी तरह राजा जो वहाँ थे वो एक घोषणा पत्र जारी किए। 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में आया। अब यहाँ पे गार्दा होना शुरू हो गया। ठीक, घोषणा पत्र दे दिए। कौन थे उस समय? चार्ल्स 10। अब ये क्या किया कि परिवर्तन किए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में उभरा। अब यहाँ पे 2 क्रांति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक 1830 का क्रांति और एक 1848 का क्रांति। ठीक है, और ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए इसके हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बस सुनते रहिए, कहाँ कहाँ अंडरलाइन करवा रहे हैं, कौन सा शब्द का क्या मतलब है, आपको किताब भी पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आइए, जुलाई 1830 की क्रांति, इसमें क्या है यहाँ पे अंडरलाइन कर कीजिएगा, हम बता रहे हैं, बहुत शानदार चीज़ है। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब जो जनता का शोषण करता हो, मारता हो, पीटता हो, लताड़ता हो। ठीक है, प्रतिक्रियावादी मतलब जनता के अनुसार नहीं, जनता के विपरीत निर्णय लेता हो। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन करते चलिएगा। जिसने फ्रांस में उभरी हुई राष्ट्रीयता एवं जनतावादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ठीक है, फ्रांस में जो उभर रहा था राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, उसको दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। गतिरोध का मतलब समस्या को उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेग को प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ पे MCQ नोट कीजिए, किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? पोलिग्नेग। ठीक है, पोलिग्नेग कौन थे ये भाई? तो ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, यानी PM। ठीक है, यहाँ पे मिटा रहे हैं, नोट करते हुए चलिएगा MCQ। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो बताइएगा, हम PDF भी भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसके विशेषाधिकार में विभूषित करने का प्रयास किया गया। उसके इस कदम को उदारवादी ने चुनौती दिया। ठीक है, चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जो उदारवादी थे, उदारवादी मतलब जो दयालु किस्म के थे, ठीक है, उन्होंने इसको अपमान समझा और एक विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादी ने पेलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा, ठीक है, कितने यहाँ पे नोट कर लीजिए, 4 अध्यादेश द्वारा। अभी यहाँ पे कितना अध्यादेश? तो 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। जो उदारवादी थे, ध्यान रखिएगा, कौन? यही 4 अध्यादेश के द्वारा गला घोटने का काम किया गया, प्रयास किया गया। कहने का मतलब है, इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई। अब क्या था? गला घोटोगे, ये लोग क्रांति मचा दिया। अब देखो आगे, अब क्या करता है। फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। नोट कर लेना, फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था?
तो 28 जून 1830 को। कहाँ? तो फ्रांस। अब आगे बढ़ते हैं और इसे को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। एकदम शानदार तरीका। सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? तो गृह युद्ध को भी कहते हैं। या दूसरे तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि गृह युद्ध को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसे 1830 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नीचे वाले लाइन में कि फ्रांस में जुलाई 1830 में, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना है, क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की स्थापना पर ऑर्लियंस वंश की गद्दी सौंपी गई। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि बुर्बो वंश के राज के बाद कौन सा वंश आया? तो ऑर्लियंस वंश। ठीक, बुर्बो के बाद जो राजवंश आया वो था आर्लेयंस। ठीक है, पार्लियंस नहीं, पार्ले जी वाला पार्ले नहीं, आर्यन वाला आर्लियंस। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे 1830 के क्रांति के प्रभाव में दो तीन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीधे आ जाएगा कि 1830 की क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। ओके, इनमें टोटल सबसे शानदार चीज यही है। और एक ये है कि इसने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को प्रस्फुटन कर दिया, मतलब जगा दिया। कौन क्रांति? 1830 का क्रांति। इसके बाद है एक 1848 वाला। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। इसमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे है कि आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाजें उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया। और वही पृष्ठभूमि है सन 1848 की क्रांति। पहला कौन था? तो 1830 वाला था। दूसरा कौन है? तो 1848 वाला। चलिए तो देखते हैं 1848 की क्रांति में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या हुआ। तो देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। चलिए कम से कम ये तो उदारवादी है। लुई 16वां जो था वो इतना, मतलब कहा जाए कि ढीठ, बेशरम, जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जनता कर्ज में डूब रहा है तो वो टैक्स बढ़ा दे रहा था। फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 में भी अच्छे से था। तो कम से कम चलिए लुई वाले सिस्टम में एक 18वां जो आया है लुई फिलिप, वो तो कम से कम उदारवादी है, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में किसको? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन ये था ढीठ। कौन? गीजो। ये जो प्रधानमंत्री बना है ये ढीठ था। बढ़िया कौन था? तो फिलिप बढ़िया था। फिलिप ने इसको बनाया तो ये था थोड़ा डिस्टर्ब। अब देखिए, जो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, मिटा दे रहा है अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो। ठीक, यहाँ पे समझिएगा, ये कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। जनता कहाँ डूब रहा है, कहाँ मर रहा है, कौन परेशान है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। किसको? ये जो प्रधानमंत्री बना है गीजो, गीजो, इसको सीधे कह दीजिए मौर्जो। जब तुमको मतलब है नहीं है किसी जनता से कि जनता गिर रहा है, क्या हो रहा है, तो तुम जी के क्या करेगा? नाम इसका गीजो। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसने शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। इसको शासन के कार्य से कोनो मतलब ही नहीं है। ठीक, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। सुधार, अरे जब जनता से इसको मतलब ही नहीं है तो सुधार कौन चीज का? घंटा का करेगा? सुधार कौन करेगा? जिसको कमी नजर आएगा। इसको जनता से मतलब ही नहीं है तो कमी कहाँ से नजर आएगा? विदेश नीति में भी इसकी तरह से सफलता हासिल हो रही थी। ठीक, विदेश नीति में भी ना ही इससे कोई सफलता हासिल हो रही थी। ये अपने में मस्त मौल आदमी है। विदेश में क्या चल रहा है, इसके अपने देश में क्या चल रहा है, जनता भूख से मर रहा है कि परेशान है कि किस चीज का अभाव है, कोनो मतलब ही नहीं है इसको। आइए, लुई 16वां का लग रहा है कि पिछले जन्म का भाई है। चलिए आइए, इसके शासनकाल में देश में भूखमरी, देखिए आइए क्या बात, देश में भूखमरी, बेरोजगार। अब मान लीजिए राजा जो है, जो देश चलाने वाला है लगभग, वो अपने देश में ही नहीं देखेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कमी है। अब नहीं देखेगा तो भूखमरी, बेरोजगारी आएगा ही ना। चलिए, सुधारवादी ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, यहाँ पर दिख रहा होगा PDF,
जिसको वीडियो क्लियर ना दिखे वो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मेरे तरफ से एकदम क्लियर फिट एंड फाइन चलता है। एक विशाल भोज का आयोजन किया। कौन? भोज का। कब? सुधारवादी। सुधारवादी का काम है था सुधारना। अब किसको सुधारना है आप लोग समझ जाइए। जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसको कहें कि यही ना बनाया था इसको। देखिए, लुई फिलिपो ने इसको बनाया है, इसीलिए मजबूर किया गया कि तुम गद्दी छोड़ो। अब आइए यहाँ पे, 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और कहाँ चला गया? इंग्लैंड। उसके बाद अब आइए अगले लाइन में देखा जाए क्या कांड किया है सब। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, जो मताधिकार है यानी वोट देने का अधिकार है, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा जहां हम करवा रहे हैं। जो 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों ने गणतंत्रवादी के जो नेता थे उनका नाम था लामार्टिन, और सुधारवादी के जो नेता थे उनका नाम था लुई ब्ला। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये लाइन एकदम अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, दोनों जो भी लोग अच्छे से, कि ये वाला पूरा लाइन अधिकारों की गारंटी, मतभेद होना और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, ये वाला लाइन एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन जैसे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके आधार पे बहुत ऐसे देश हैं जो अपने क्रांति को जन्म दिए। उनमें से कौन थे? तो इटली थे, ऑस्ट्रिया थे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड इस क्रांति से प्रभावित हुए। कौन क्रांति? दो क्रांति, 1830 और 1848, याद रखिएगा। ठीक, इटली तथा जर्मनी को उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को बढ़ाया। ठीक है, एकीकरण किया और जो राष्ट्र में राज्य की स्थापना, तो कैसे राज्य की स्थापना? तो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित। ठीक, यहाँ पे फिर हम बता रहे हैं कैसा राज्य का स्थापना वो लोग चाह रहे थे, तो वह राज्य जो लोकतंत्र पर आधारित हो। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए एकदम ध्यान से, कैसा राज्य? जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था या हो। कौन कौन चाह रहे थे? तो यही जो नाम वाले हैं ये चाह रहे थे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद इटली का एकीकरण आएगा। ठीक है, या इसको भी कर ही लेते हैं। चलिए इटली के एकीकरण को देख लेते हैं। चलिए देखिए, इटली के एकीकरण कब हुआ? 19वीं सदी के आरंभ में। एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब आइए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाला वो है ये कि जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप का मतलब उसमें दखल देते थे। एकीकरण में इनका विरोध असंभव या भी था, मतलब एकीकरण इनका हो वो कभी नहीं चाहेंगे। कौन? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। किसका नहीं चाहेंगे? इटली का नहीं चाहेंगे। अब सबसे शानदार जो बात है इसमें पढ़ने वाला ये है कि फ्रांस में होने वाले घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था और यहाँ के लोग चाह रहे थे कि यहाँ भी एकीकरण हो और जो सरकार बने वो लोकतंत्र वाला बने। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने कि इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया, जो सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। तीनों राज्य का नाम याद रखिएगा। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया, क्षेत्र में एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। जागृति मतलब जनता में जागने की इच्छा।
ठीक है, जागने का मतलब सो के उठने वाला नहीं, वहाँ के जनता जो है वो तत्पर हो गए। नेपोलियन का पतन 1814, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1814 और वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इटली को कौन दो भागों में तोड़ा गया? पीडमाउंट और सार्डिनिया। ओके, इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है। इसमें एक ये सबसे शानदार चीज है, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग सभी लोग, कि एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रवादी। ये क्या करेंगे? तो ये राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के प्रति भावना वाले जो लोग थे उनके द्वारा एक गुप्त दल मतलब किसी को बताना नहीं है, ठीक है, क्या नहीं बताना है, मतलब चुपे चोरी एक दल बनाए जिसका नाम था कार्बोनारी, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके कौन सा तंत्र बनाएंगे? तो लोकतंत्र, ठीक है, गणराज्य की स्थापना करना। वहीं गणराज्य यानी गण मतलब होता है जनता का राज्य। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। अब यहाँ मेजनी का एंट्री हो गया, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, मेजनी से क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनते चलिए और अंडरलाइन करते चलिए। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली व छूत नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेजनी आए और अपना ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। नेता तो बन के आए, राष्ट्रवादी आंदोलन करवाएं, जनता को जगाएं, लेकिन वहाँ जो थे शासक इनको मार पीट के भगा दिए और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को, कौन आंदोलन को, ये जो मेजनी के द्वारा किया जा रहा था उसको दबा दिया गया और मजबूरन मेजनी को इटली से भागना पड़ा। अब आइए मेजनी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो क्या है भाई? तो मेजनी क्या थे? देखिए ये इनका फोटो है, देखिए ये फोटो है इनका, ओके। अब आइए मेजनी क्या थे? तो मेजनी साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था तभी न क्रांति करवा रहा था। वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखते थे, ठीक है, अतः उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू यहाँ पे बन जाएगा कि मेजनी में कौन ऐसे गुण थे जो कम थे? तो व्यवहारिक गुण उनमें कम थे। उनकी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 में उन्हें यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कलम से हम घेर दे रहे हैं, दोनों से घेर दे रहे हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। कब? तो 1831 में। और उसी के साथ नीचे वाले लाइन में आइए, 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना मेजनी नहीं की। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों याद रखिएगा, दोनों एमसीक्यू पूछता है, और दोनों का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने। इसका उद्देश्य था इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना। इटली में जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस हस्तक्षेप कर रहे थे उसको समाप्त करना। किसका उद्देश्य था? तो यंग इटली का। और यंग यूरोप जो 1834 में मेजनी ने ही यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया, और 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक ने भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। ठीक, तो अब जब हर जगह से क्रांति होने लगेगा तो कोई कितना कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। अब मान लीजिए ये राजा है, ये ताकतवर है, इस सबको मार रहा है। ठीक, अब सब मिल के राजा को ही मारने लगेगा तो राजा छोड़ के भागवे ना करेगा। तो वहीं मेजनी का हाल था। शुरू में मेजनी आए, क्रांति करवाए, लेकिन वहाँ के जो चांसलर थे मेटरनिक वो उनको दबा दिए। ठीक, अब क्या हुआ कि जब जैसे ही क्रांति बढ़ने लगा, जनता एक्टिव होने लगी, तो उन्होंने अपना एंट्री फिर किया। कौन? मेजनी ने।
और फिर ये वापस आ गए और क्रांति में अपना योगदान देने लगे। कब? जब थोड़ा सा इनको मिला कि हाँ अब हम फिर से वापस कम बैक कर सकते हैं। ठीक है, मैजनी संपूर्णतः इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहते थे, जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। कौन? चार्ल्स एल्बर्ट जो था वो सभी प्रांतों का विलय चाहता था। किस में? सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था वो चाहता था। कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट, कि सबका विलय उसी के राज्य में हो जाए। अब बताइए ना, होगा? इधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने के पक्षधर में थे, सब अपने चक्कर में है। ये राजा चाह रहे हैं पीडमाउंट वाले कि सब मिलके इनमें घुस जाए मतलब मिल जाए। और जो इटली के धर्मराज थे, सॉरी पोप थे, वो चाहते थे कि इसका धर्म राज्य के आधार पे इसका एकीकरण हो, मतलब इसके जितने भी लोग हों वो सब मेरे धर्म को मानने वाले हो जाए। इस तरह विचारों के टकराव के कारण, कौन विचार? वो अपने चक्कर में है, ये अपने चक्कर में है। इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया मतलब डिस्टर्ब हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया तथा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे और सार्डिनिया चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। कौन थे ये भाई? आपको बताया ना, सार्डिनिया पीडमाउंट एक शासक थे, इनका हार हो गया। तो हस्तक्षेप में इटली जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मैजिनी की पुनः हार हुई और वह पलायन करके फिर भाग गया बेचारा, फिर हार गया। अब बरियार है नहीं, आ जा रहा है लड़ने, अब क्या किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एकीकरण का द्वितीय चरण, ठीक है, किसका? अभी इटली का ही एकीकरण का बात चल रहा है। तो आज हम लोग रहने दे रहे हैं इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी चीज़ अभी हम बताए हैं अपने बुक में, किताब में हम यहाँ पे पेज अलग से ले ले रहे हैं, यहाँ से पेज अलग ले ले रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि अपने किताब में, अपने बुक में इसको जो जो भी चीज़ हम बताए हैं आज अपने से पढ़ के अंडरलाइन कीजिएगा। और ये पार्ट 1 था, आपको पता ही है, 2 हिस्से में, हर चैप्टर 2 हिस्से में आएगा। पार्ट 2 1-2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हुए तो लेसन 1 का MCQ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसका प्लेलिस्ट अलग होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? शेयर करना है। आपको बस ध्यान से सुनते हुए चलना है और जो तरीका हम बता रहे हैं वो फॉलो करते हुए चलिए। ओके, और जो आपको पता ही होगा कि क्लास 10 का जो मैथ है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट है। आप जहाँ के वहाँ से मैथ अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैं खुद आके सामने से फेस टू फेस पढ़ाया हूँ। और साथ ही आपको बता दूँ कि परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अब इजाज़त दीजिए हमें, हम भी चलते हैं। और तैयार रहिएगा इसके पार्ट 2 को पढ़ने के लिए। जल्द ही पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अब जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।